नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त यानी मैं आप और अन्वित शिक्षा आज हम तीनों मिलकर करने वाले हैं क्लास 12th के होम साइंस के टर्म 2 का पहला चैप्टर वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं इसमें आपको ना तो चैप्टर पढ़ के सुनाने वाली हूँ, ना ही कुछ ऐसा आपकी NCERT की बुक से मैंने लिया है। इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए है इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको बहुत ही आसानी से चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन। यह उच्च फैशन पोशाकों और उससे जुड़ी वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डिज़ाइन मात्र सजावट नहीं है। एक मोहक वस्तु अच्छी डिज़ाइन की हुई नहीं समझी जाती यदि वो उपयोग के लिए सही नहीं है। राइट। डिज़ाइन उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और क्रियान्वित करने का मानवीय सामर्थ्य है जो मानव जाति को किसी व्यक्तिगत या सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करती है। आगे चलेंगे। डिज़ाइन विश्लेषण। डिज़ाइन विश्लेषण क्या होता है, आगे बात करेंगे डिज़ाइन विश्लेषण के बारे में। चाही गई वस्तु की रचना के लिए डिज़ाइन एक योजना के अनुसार व्यवस्था होती है। ठीक है, डिज़ाइन एक व्यवस्था होती है। ये योजना के कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे होता है और एक परिणाम देती है जिसे सौंदर्य बोधक संतोष मिलता है। इसका अध्ययन दो पहलुओं में होता है, संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त। राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का विश्लेषण जो है, डिज़ाइन का जो अध्ययन है वो किस तरह से होता है। वो दो पहलुओं में होता है, संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त। डिज़ाइन के प्रकार। डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने पढ़ाई था पीछे। पहला डिज़ाइन है संरचनात्मक डिज़ाइन। वह है जो रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपरी सजावट पर, यानी कि उसका रूप कैसा है, सजावट नहीं रूप। पोशाक में यह कपड़ों की मूल कटाई या आकार से संबंध रखता है। इसमें आपको यही याद रखना है कि जो संरचनात्मक डिज़ाइन है वो बेसिकली किससे संबंध रखता है, मूल कटाई या आकार से, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा डिज़ाइन है अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। मुख्य डिज़ाइन का ये एक भाग होता है जो मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है। वस्त्र की सज्जा में रंगाई, छपाई, कसीदाकारी और सुई धागे के काम उसका रूप बदल देता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये मुख्य डिज़ाइन का एक भाग है जो मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। राइट, आगे चलेंगे। डिज़ाइन में मुख्य कारक। डिज़ाइन में मुख्य कारक कौन कौन से हैं हमारे। पहला कारक है आपका डिज़ाइन के तत्व। डिज़ाइन के तत्व। डिज़ाइन के तत्व में क्या आता है आपका रंग, बनावट, रेखा, आकृति या रूप। ठीक है। दूसरा सिद्धांत आपका आ जाता है डिज़ाइन के सिद्धांत। दूसरा जो कारक आ जाता है वो आ जाता है डिज़ाइन के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं इसके? 5 सिद्धांत हैं। सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व। 5 सिद्धांत हैं, 5 तत्व हैं। रंग, बनावट, रेखा, आकृति, रूप। और सिद्धांत हैं सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व। राइट, आगे चलेंगे। डिज़ाइन के तत्व। रंग। सबसे पहले बात रंगों की। रंग के बारे में हम बात करेंगे आपसे। रंग। उत्पाद का पहचान का श्रेय अधिकतर रंग का दिया जाता है। रंग मौसम, संस्कृति, भावना और फैशन का मुख्य अंग है। कैसे अंग है? क्योंकि बहुत सारे रंग जो होते हैं वो हम मौसम के हिसाब से पहनते हैं। जैसे बेसिकली काला रंग लोग गर्मी में नहीं पहनते क्योंकि कहा जाता है कि उसमें और अधिक गर्मी लगती है। राइट, गर्मी में लोग सफ़ेद या हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सांस्कृतिक भावनाओं और फैशन का मुख्य अंग है। ठीक है, कई बार कोई कलर फैशन में होता है तो रंग जो है वो 3 चीज़ों पर ज़रूर निर्भर करता है, मौसम पर, संस्कृति, भावनाओं पर और फैशन पर। रंग सिद्धांत। रंग को प्रकाश के किसी वस्तु के पृष्ठ से, रंग सिद्धांत क्या कहता है अब हम इसके बारे में बात करेंगे, किसी वस्तु के पृष्ठ से टकराकर परावर्तन होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किरणें दृष्टिपटल से टकराती हैं और आंखों की तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। तंत्रिकाएं मस्तिष्क को एक संदेश भेजती हैं जो एक विशेष अनुभूति उत्पन्न करता है और हम रंग को अनुभव कर पाते हैं। जो रंग मस्तिष्क द्वारा अवलोकित किया जाता है वो प्रकाश स्रोत के एक विशिष्ट तरंग के संयोजन पर निर्भर करता है।
किसी वस्तु का रंग देखने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश को देखा जा सके। जब प्रकाश की सभी किरणें परावर्तित होती हैं तो वस्तु सफ़ेद दिखाई पड़ती है। जब कोई भी किरण परावर्तित नहीं होती तो वस्तु काली दिखाई पड़ती है। ये हैं रंग के सिद्धांत, आप ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंग के हमारे 2 सिद्धांत। रंग का उल्लेखन, अब रंग के उल्लेखन के बारे में बात करेंगे। रंग के 3 उल्लेखन हैं और 3 कौन कौन से हैं आपके, ये ह्यू रंग, मान या मूल्य और तीव्रता या कोमा, राइट। तो पहला ह्यू रंग के बारे में बात करेंगे। ह्यू रंग का सामान्य नाम है, ठीक है, ह्यू जो है वो रंग का सामान्य नाम है। वर्णक्रम 7 रंगों को दर्शाता है। मुल्सिन रंग चक्र द्वारा रंगों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। फिर आता है आपका रंग का मूल्य या मान। ये रंग के हल्के या गहरेपन को बताता है। रंग का जो मूल्य होता है या जो मान होता है वो हम किस तरह से लेते हैं, रंग के हल्केपन या गहरेपन को बताता है रंग का मूल्य, ठीक है, जिसे आभा या रंगत माना जाता है। इसे हम होम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, आभा या रंगत। सफ़ेद रंग का मान अधिकतम और काले रंग का मान न्यूनतम होता है, ठीक है, हल्के या गहरेपन को ये बताता है। इसके बाद आता है तीव्रता या कोमा। रंग की चमक या विशुद्धता होती है। तीव्रता या कोमा में हम क्या लेते हैं, रंग की चमक को लेते हैं। जब किसी रंग को अन्य रंग के साथ मिलाते हैं, विशेषकर रंग चक्र पर इसके विपरीत रंग के साथ, तो रंग में मंदता आ जाती है, यानी कि डलनेस आ जाती है, राइट। आगे चलेंगे। ह्यू रंग द्वारा रंगों के प्रकार, यानी कि जो हमने अभी ह्यू रंग के बारे में पढ़ा उसके आधार से रंगों के प्रकार क्या हैं। ये हैं आपके रंगों के जो प्रकार हैं। आपका पहले रंग है द्वितीयक रंग। ये प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं। और हमारे कौन कौन से रंग द्वितीयक रंग हैं, नारंगी, हरा और बैंगनी। दूसरा प्रकार है आपका तृतीयक रंग। ये रंग चक्र पर निकटवर्ती प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिला के बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका लाल, नारंगी, पीला हरा, नीला बैंगनी और लाल बैंगनी। आगे चलेंगे। तीसरा प्रकार है उदासीन रंग। इसमें आपका सफ़ेद, काला, धूसर यानी ग्रे, सिल्वर, धात्विक यानी मेटेलिक, इसको अवर्णक अर्थात बिना रंग का भी कहा जाता है। इसमें आपका सफ़ेद, काला, ग्रे, सिल्वर और मेटेलिक कलर हैं। इनको अवर्णक या एक्रोमेटिक भी कहते हैं। बिना रंग के रंग कहा जाता है इनको, राइट। आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, इसको ऐसे ना पूछ करके कि उदासीन रंग कौन से हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिना रंग के रंग किन रंगों को कहा जाता है, राइट। आगे चलेंगे। रंग योजनाएं। रंग योजनाओं में आपका क्या है, मूलभूत रंग योजनाएं हमारी उपयोग में लाई जाती हैं। एक वर्ण योजना ये सुझाती है कि किन रंगों का संयोजन करना है। रंगों के मान और तीव्रताएं और उपयोग में आने वाले प्रत्येक रंग की मात्रा का निर्धारण डिज़ाइन या उपभोक्ता करते हैं, ठीक है। रंग योजनाओं का अध्ययन वर्णचक्र के संदर्भ में भली भांति किया जा सकता है। वर्ण योजना को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन से 2 भाग हैं जिनमें हम वर्ण योजना को बांटते हैं, ये हैं आपके संबंधित और विषम। संबंधित, अब पहले बात करेंगे संबंधित योजनाओं के बारे में। संबंधित योजनाओं में कम से कम एक रंग सामान्य होता है। अब कौन कौन सी हैं हमारी संबंधित योजनाएं। एक वर्णी सुमेल का अर्थ है कि सुमेल एक रंग पर आधारित है। इस अकेले रंग के मान और तीव्रता में विविधता लाई जा सकती है। अवर्णी सुमेल केवल उदासीन रंगों का उपयोग करता है, जैसे काले और सफ़ेद का सुमेलन। तो दोस्तों संबंधित योजना में पहली योजना आपकी हो गई है वर्णी सुमेल। दूसरी योजना आपकी हो गई है अवर्णी सुमेल। और तीसरा आपका हो गया है विशिष्टतापूर्ण उदासीन। विशिष्टतापूर्ण उदासीन एक रंग और एक उदासीन या एक आवर्णी रंग का उपयोग करता है। और फिर आपका एक है अनुरूप सुमेल। अनुरूप सुमेल का अर्थ है उस वर्ण संयोजन से जिसे वर्ण चक्र के 2 या 3 निकटवर्ती रंगों के उपयोग से प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलेंगे। संबंधित योजनाओं के बाद आपकी आती हैं विषम योजनाएं। अब विषम योजनाएं आपकी कौन सी हैं, इसमें आपकी है पूरक सुमेल। पूरक सुमेल में 2 रंगों का उपयोग किया जाता है जो वर्ण चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। फिर आपकी आ जाती है दोहरा पूरक सुमेल।
में 2 पूरक युगलों से होता है जो वक्र चक्र में पड़ोसी होते हैं। तीसरी आपकी विभाजित पूरक सुमेल, इसमें एक रंग, उसके पूरक रंग और पड़ोसी रंग का उपयोग करके 3 रंगों का समायोजन होता है। अनुरूप सुमेल अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन है। एक आपकी अब जो आती है वो आपकी आती है अनुरूप सुमेल योजना। ये अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन है। इसमें पड़ोसी रंगों के समूह में प्रधानता के लिए पूरक का चयन किया जाता है। और अगली आपकी है त्रणात्मक सुमेल, ये आपका है त्रणात्मक सुमेल। तो आपकी जो विषम योजना है वो 5 तरह की हो गई हैं। पहली पूरक सुमेल, दोहरा पूरक सुमेल, विभाजित पूरक सुमेल, अनुरूप सुमेल और त्रणात्मक सुमेल। त्रणात्मक सुमेल में वर्णचक्र पर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित 3 रंगों का समायोजन होता है। राइट, आपके 3 रंग लिए जाते हैं इसमें। आगे चलेंगे बुनावट पर। बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदन अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी या दृश्य गुणवत्ता को बताती है। ये कैसी दिखाई देती है? चमकीली, मंद, घनी आदि। प्रकृति कैसी होती है? ढीली, लटकी हुई या कड़ी। और छूने पर कैसी लगती है? नरम, कड़क, रूखी, उबड़ खाबड़ और कई बार खुरदरी भी। राइट, आगे चलेंगे बनावट के बाद में। बनावट का निर्धारण कौन करता है? तो आपकी जो बुनावट होती है उसका निर्धारण निम्नलिखित कारक करते हैं। आपके कौन कौन से कारक हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुनावट का निर्धारण कौन कौन से कारक करते हैं। तो ये आपके हैं रेशे, पहला है रेशा, धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीक, वस्त्र सज्जा और पृष्ठीय सजावट। राइट, आगे चलते हैं रेखाओं पर। रेखा किसे कहते हैं? रेखा उस चिन्ह को कहते हैं जो 2 बिंदुओं को जोड़ती है। राइट, जो 2 बिंदुओं को जोड़े वो हमारी रेखा होती है। अब रेखा के प्रकार, मूल रूप से रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन से 2 प्रकार की? सरल रेखा और वक्र रेखा। मूल रूप से रेखाएं 2 प्रकार की हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब बात करेंगे सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा एक दृढ़ अखंडित रेखा होती है। सरल रेखाएं अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रभावों का सर्जन करती हैं। वे मनोवृत्ति का प्रदर्शन भी करती हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों वो ये है कि ये एक अखंडित रेखा होती है, यानी कि ये कहीं से भी आपकी टूटी फूटी या मिली जुली नहीं होगी, अखंडित होगी, कहीं से टूटी हुई नहीं होगी। फिर आपकी आती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर बात करेंगे। अरे 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 राइट, ऊपर और नीचे गति पर बल देती हैं, ऊंचाई का महत्व बताती हैं और वह प्रभाव देती हैं जो तीव्र, सम्मानजनक और सुरक्षित होता है। इसके बाद आपके आती हैं क्षैतिज रेखाएं। एक ओर से दूसरी ओर गति बल देती हैं और चौड़ाई के भ्रम का सर्जन करती हैं। क्योंकि ये धरातली रेखा की पुनरावृत्ति करती हैं, ये एक स्थायी और सौम्य प्रभाव देती हैं। इसके बाद आपकी आती है तिरछी या विकर्ण रेखाएं। कोण की कोटि और दिशा पर निर्भर करते हुए चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाती या घटाती हैं। ये एक सक्रिय, आश्चर्यजनक या नाटकीय प्रभाव को सृजित कर सकती हैं। अब पहले हम बात करेंगे सरल रेखा के बाद वक्र रेखाओं पर। ये जो आपने अभी पढ़ी ये तीनों सरल रेखाओं के प्रकार थे। अब हम बात करेंगे वक्र रेखाओं के प्रकार पर। वक्र रेखाएं किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती हैं। वक्र रेखा एक सरल चाप अथवा एक मुक्त हस्त से खींचा गया वक्र हो सकता है। गोलाई की कोटि वक्र का निर्धारण करती है। अल्प कोटि की गोलाई सीमित वक्र कहलाती है। अधिक कोटि की गोलाई एक वृत्तीय वक्र देती है। ओके, आकृतियां या आकार। रेखाओं को जोड़कर आकार बनाए जाते हैं। आकृतियां द्विविमीय, त्रिविमीय हो सकती हैं। आकृतियों के 4 मूलभूत समूह होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृतियों के कौन से मूलभूत समूह होते हैं। तो ये 4 समूह होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक आकृतियां, जो प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं की नकल होती हैं। फैशनेबल शैली, ज्यामितीय आकृतियां और अमूर्त आकृतियां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। आकृतियों के कौन से 4 मूलभूत समूह होते हैं? तो ये आपका है प्राकृतिक आकृतियां, फैशनेबल शैली, ज्यामितीय आकृतियां और अमूर्त आकृतियां। आगे चलेंगे। पैटर्न। एक पैटर्न तब बनता है जब आकृतियां एक साथ समूहित की जाती हैं। यह समूहन का एक प्रकार की आकृतियों अथवा 2 या अधिक प्रकार की आकृतियों का संयोजन हो सकता है।
जब आकृतियाँ एक साथ समूहित कर दी जाती हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। डिज़ाइन के सिद्धांत। डिज़ाइन के क्या सिद्धांत हैं? ये वे नियम हैं जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार श्रेष्ठतम तरीके से डिज़ाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाए। प्रत्येक सिद्धांत एक पृथक अस्तित्व रखता है, उन्हें सफलतापूर्वक उपयोग एवं प्रभावशाली उत्पाद का निर्माण करता है। ओके, हर परिधान को पहनने वाले को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया जाता है। सिद्धांत डिजाइनिंग के लिए विशिष्ट दिशाएं निर्धारित करते हैं। एक डिज़ाइनर को इन सिद्धांतों के बारे में कल्पना करनी होगी। राइट, सिद्धांत बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद है अनुपात। अनुपात का अर्थ वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध होता है। एक अच्छा डिज़ाइन विश्लेषण नहीं होने देता। तत्वों को इतनी कुशलतापूर्वक सम्मिलित किया जाता है कि जहाँ से एक समाप्त होता है दूसरा प्रारंभ होता है, वह वास्तव में प्रकट नहीं होता। यह संबंध आमाप, रंग, आकृति, बुनावट में सृजित किया जा सकता है। अनुपात के प्रकार। अब अनुपात कितने प्रकार का होता है? पहला है आपका रंग का अनुपात। स्वर्णिम माध्य का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए कमीज और पैंट के विभिन्न रंग पहने जा सकते हैं। दूसरा है आपका बुनावट का अनुपात। ये तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामग्री की विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ा या घटा देती हैं। उदाहरण के लिए एक दुबले और ठिगने व्यक्ति पर भारी तथा वृत्ताकार बुनावटें हावी होती प्रतीत होती हैं। आकृति और रूप का अनुपात। एक पोशाक में नेक्स्ट आपका है बुनावट का अनुपात। ये तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामग्री की विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ा या घटा देती हैं। उदाहरण के लिए एक दुबले या ठिगने व्यक्ति पर भारी और वृहदाकार बुनावटें हावी होती प्रतीत होती हैं। राइट। आकृति और रूप का अनुपात। आपका जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट अनुपात है वो है आकृति और रूप का अनुपात। एक पोशाक में कलाकृतियों या छपाई का साइज और स्थिति पहनने वाले साइज के अनुपात में होती है। शरीर की चौड़ाई, कमर या धड़ की लंबाई, टांगों की लंबाई आदर्श शारीरिक आकृति से अलग हो सकती है। वस्त्र धारण रुचिकर ढंग से भद्दे शारीरिक अनुपात का एक उचित अनुपात में रूपांतरण करते हैं। राइट। अब चलेंगे औपचारिक संतुलन पर। तो इसमें आप देख लेंगे दोस्तों, आपके लिए ये दिया हुआ है औपचारिक संतुलन में हम क्या क्या लेते हैं। परिधान का एक पक्ष दूसरे पक्ष की सटीक प्रति, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा दो समान भागों में विभाजन, कम महंगी और सबसे अधिक अपेक्षित प्रकार के डिजाइन, स्थिरता, गरिमा और औपचारिकता लेकिन नीरस, कम रचनात्मक, रंग बुनावट का उपयोग जैसे स्कर्ट, कार्डिगन या सूट। और ये आपका आ गया अनौपचारिक संतुलन। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ परिधान की संरचना अलग अलग है। उत्साह प्रदान, नाटकीय और ध्यान आकर्षित करता है। संतुलन बनाने के लिए अधिक रचनात्मकता, शरीर की अनियमितता और विशेष अवसर के कपड़े। अगली स्लाइड पर जाने से पहले दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कह देना चाहती हूँ कि ये चैप्टर के नोट्स जो हैं वो ना सिर्फ आपके लिए होम साइंस में बल्कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट के नोट इसी तरह से मिलते रहें तो आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के नोट्स आप तक पहुंच सकें। और ना सिर्फ नोट्स के लिए बल्कि क्वेश्चन पेपर्स के लिए, उनकी आंसर कीज़ के लिए, आपके मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे चलेंगे। आवर्तिता। आवर्तिता का अर्थ है डिज़ाइन अथवा विवरण की लाइनों, रंगों या अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सर्जन करना जिसके माध्यम से पदार्थ या वस्तु, पोशाक, आँख को अच्छा लगे। आवर्तिता रेखाओं, आकृतियों, रंगों और बनावटों का उपयोग कर इस प्रकार सर्जित की जा सकती है कि यह दृश्य एकता दर्शाती है। आवर्तिता क्या दर्शाती है? दृश्य एकता। सामंजस्यता क्या होती है? सामंजस्यता या एकता तब उत्पन्न होती है जब डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ साथ एक दूसरे के साथ आते हैं, तब जाकर सामंजस्यता उत्पन्न होती है। यह विपणन योग्य डिजाइनों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक है। आकृति द्वारा सामंजस्यता ये तब उत्पन्न होती है जब पोशाक के सभी भाग एक जैसी आकृति दर्शाते हैं। कब उत्पन्न होती है? आप ये ज़रूर याद रखें कि जब पोशाक के सभी भाग एक जैसी आकृति दर्शाते हैं
तब हमारी ये उत्पन्न होती है। जब कॉलर, कफ और किनारे गोलाई के लिए होते हैं, तब यदि जेबें वर्गाकार बना दी जाएं तो ये डिज़ाइन की निरंतरता में बाधक होंगी। तो दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स, स्टडी मटेरियल और ना सिर्फ स्टडी मटेरियल बल्कि सीबीएसई से आने वाली अपडेट्स जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आती हैं वो भी मेरा चैनल सबसे पहले आपके लिए लेकर आता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो थैंक यू।